होता है जब दो रॉड है वो एंड के अबाउट ज्वाइंट हो, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन जो दिया था वो बताइए क्या है। एक रॉड दे रखी है, सपोर्ट है उस पे 500 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर पे एक मास हमें अननोन मास दे रखा है। क्वेश्चन सब लोगों ने ट्राई किया है, प्लीज बताएं, सब लोगों ने ट्राई किया है। ये है 100, ये है 500 और यहाँ पर है मास और एक मास यहाँ पर है। ये वाला मास कितना था 5 kg, ये भी कितना है 5 kg, ठीक है। ये है 100 सेंटीमीटर, ये है 500 सेंटीमीटर। तो मास हमको बताना था। इसका किसका आंसर आया, आंसर बताइए। मास का 20 kg आया। और किसका आया, तुम्हारा कुछ आया प्रियंका? किया है सर 5 kg था और ये m था। हाँ m था, ठीक है, ओके, वो मैंने लिख दिया है तो आप उसको m कर लीजिए। चलिए m kg कर दिया। तुमने किया था फिर क्या आया था 5 आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, देख के पता चल रहा है। हाँ जी, आपका कितना आया 5 ही आया। अच्छा, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका कोई मास दिया था आपने? नहीं, इसका ही फाइंड करना पड़ेगा। मास नहीं दिया था पक्का? नहीं सर, दूसरे वाले का फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, रॉड का कोई मास दिया था? नहीं दिया। 2 kg दिया था। गलत, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। रॉड का मास भी दिया है, लिया है ना आप लोगों ने मास? हाँ, रॉड का मास, मास ऑफ रॉड, क्योंकि मास रॉड का लेंगे तो अलग कैलकुलेशन होगी और मास रॉड का नहीं लेंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगी। हाँ, अब ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, ये सेंटर में क्या लगेगा mg लगेगा रॉड की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा 2g, ठीक है। हाँ, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। बोलिए, यहाँ तक मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ, गुड। तो इसकी वजह से टॉर्क लेफ्ट इज इक्वल टू टॉर्क राइट कर दिए, या टॉर्क का डायरेक्शन देख लीजिए। इसकी वजह से टॉर्क बताइए किधर होगा, बोलिए। ये आर है और मतलब आर कहाँ है, ये है आर ये है, और एफ किधर है, फोर्स नीचे लग रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, आर को शिफ्ट कर देंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे, तो ये टेल आर को आगे किया तो आर क्रॉस है बाहर आएगा।
ये आर हो गया ना यहाँ से, इसका इतनी दिक्कत क्यों हो रही है भाई। ये हुआ इसका आर 5 kg का, कितना हुआ 100 इधर है तो इधर तो 400 ही होगा ना, तो 400 सेंटीमीटर हुआ। तो आर का डायरेक्शन ये और एफ का डायरेक्शन ये, आर क्रॉस एफ बाहर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। क्लियर हो गई बात इस वाले की वजह से। अब आओ इसकी वजह से, इसकी वजह से भी आर इधर ही है 150 और फोर्स नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से भी जो टॉर्क होगा, इसको T2 कह देता हूँ, इसको T1 कह देता हूँ, ये भी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और इस वाले को देखिए, इसका आर इधर और फोर्स नीचे, तो आर इधर फोर्स नीचे, इसका टॉर्क अंदर होगा। बोलिए, मैंने कोई मुश्किल चीज बताई? ये चीज हम बार बार कर चुके हैं। तो कौन सी चीजों को इक्वेट करेंगे भाई? जो अपोजिट लग रही है उनको ही तो इक्वल करेंगे, हैं? तो ये दोनों टॉर्क एक साइड लग रहे हैं लेफ्ट वाले, इनको मैं इधर या आउटसाइड कर दो इनको। इसको क्या करते हैं, लेफ्ट राइट की बजाय ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। तो आउटसाइड वालों को एक तरफ, इनसाइड वालों को एक तरफ। तो आउटसाइड कितना टॉर्क लग रहा है, जल्दी से निकालिए। T1 आएगा मेरा यहाँ से 400 यानी 400 इंटू फोर्स कितना लग रहा है 50, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। प्लस अब आ जाइए इसका, ये डिस्टेंस है 150। सेंटीमीटर को मीटर में मैंने क्यों नहीं बदला, इसलिए कि दोनों तरफ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कट जाएगा। इनटू वेट यहाँ पर कितना है 2 इंटू 10 20। ये तो हो गई लेफ्ट साइड वाली जो बाहर आ रहा है। राइट साइड वाला करिए तो क्या हो गया 100 इंटू फोर्स इतना लग रहा है mg, तो ये हो गया। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 100 में 2 जीरो हैं। बोलिए, 2 जीरो को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इधर का 1 जीरो, ये 1 जीरो को कैंसिल कर देगा, और दूसरा जीरो दूसरे जीरो को कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा 5 चौक 20, 200। ओके, प्लस 15 दूनी 30, 30 इज इक्वल टू mg, और g की जगह मैं सीधा 10 ही लिखता हूँ ना, 10। तो 10 से 1 जीरो और कट जाएगा, प्लस में है ना तो इसलिए 1 जीरो काटेंगे। कैसा था मुश्किल मैथमेटिक्स है क्या, उनसे पूछ रहा हूँ भाई। 230 हो गया ना, 230 इज इक्वल टू m इंटू 10। तो देखो 1 जीरो ही तो कटा, तो यहाँ पे क्या बचा 20, यहाँ पे 3, 23 आया नहीं आया। ऐसे काट देते हैं, अलग अलग प्लस साइन लगा दो, तो इसलिए दोनों में काटना पड़ेगा। जमा करके करते तो एक ही नंबर में काटना पड़ता। चलो खैर कोई बात नहीं, होता है। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, m इज इक्वल टू 23 kg आया है। अब चेक करके मुझे जल्दी से बताओ गलती कहाँ कहाँ हुई है। कैलकुलेशन में फॉर्मूला ऐसे ही रखा था बिल्कुल, अगर ऐसे रख दिया तो काम कर दिया तुमने। सही किया है तो तुमने 150 इंटू 20 हो गया, और अच्छा माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन तो हमने जब डायरेक्शन ले लिया तो फिर माइनस प्लस का आएगा। वो तो या तो सबको एक तरफ रखते और इक्वल टू 0 करते तब माइनस साइन होता। माइनस बाद में कर दिया जाएगा ना, ये माइनस है इधर माइनस, दोनों में से कॉमन माइनस माइनस। अब वो तुम जानो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहे हैं उनको मैंने इक्वल, ये तराजू का मेरा इधर देखना, ये मेरा तराजू है, क्या है इक्वल। साइन तराजू का पढ़ना होता है ना, ये दो पढ़ लेंगे, एक इधर एक इधर। इधर जो है सारे के सारे टॉर्क जो एक तरफ लग रहे हैं उनको रख दिया,
इधर टॉर्क जो दूसरी तरफ लग रहे हैं उनको रख दिया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ना इधर झुक रहा है ना इधर झुक रहा है, तो दोनों को बराबर करेंगे बस, बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, और अगर इसका मास नहीं होता तो ये वाला नंबर कट जाता बस, हाँ ये वाला कट जाता। ठीक है ना, मास अगर नहीं होता तो ये कट जाता, और ये कटते ही क्या हो जाता, 5 चौक 20, तो 220 kg आता तुम्हारा। 20 kg था, मैंने हाँ। मासलेस ले लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तुमने सही निकाला। तब तक ये वापिस आने का इसका सीन है। ठीक है, और जब ये वाला टॉर्क बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिट्रीट इट्स पाथ, रिट्रीट कर लेगा, वापिस आ जाएगा। और अगर इफ torque 2 is less than torque 1, वो कब होगा, वो एक एंगल तक आगे झुक जाने के बाद होगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल टॉपल। बस इतना है, टॉपलिंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क कहते हैं इसको। ठीक है, पूरी हेडिंग डालना चाहे तो टॉपलिंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क डाल सकते हैं। अब ये दोनों का टॉर्क आपको निकालना आना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर लेना है, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। इतनी मरतबा इतने सारे क्वेश्चन 3 दिन से लगातार करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है ना, फ्राइडे में भी कराया, सैटरडे में भी, और आज भी शुरुआत हुई जगह, तो ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ओके। चलिए, अब इसको आप समझ भी सकते हैं मिसाल के तौर पे। मान लीजिए, अच्छा एक चीज आपने देखी होगी कि कोई अगर ज्यादा हाइट वाली चीज हो, ज्यादा हाइट वाली चीज, मान लो ये ज्यादा हाइट है, बनाइए, साथ के साथ बनाते रहिए। ज्यादा हाइट वाली चीज बना दी आपने, ओके, और एक बना दी कम हाइट वाली। मास दोनों का सेम है, बताइए कौन पहले टॉपल हो जाएगा। सेम फोर्स लगा रहे हैं, पहले वाला। ये देखिए, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आ गया नॉर्मल, यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अच्छा, इसको भी कॉपी कर देते हैं। इसको भी उधर नहीं घुमाया मैंने, सेम एंगल पे रोटेट किया है। तो अब देखिए, इसका mg सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इतना घुमाने पे इसका mg इधर आ गया, और फोर्स तो यहां लग ही रहा था। इसका mg अभी यहीं पर है, और फोर्स ऐसे लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे mg भी अब टॉपलिंग को सपोर्ट कर रहा है, mg भी टॉपलिंग को सपोर्ट कर रहा है। जिसकी हाइट ज्यादा है उसका mg जल्दी वो चीजें जल्दी टॉपल हो जाती है। इसलिए देखा होगा रोड पे जो ट्रक वगैरह होते हैं
उनको बहुत धीरे धीरे मोड़ना होता है क्योंकि उनकी हाइट बहुत होती है। हाँ, अगर उन्होंने जरा सा भी जल्दबाजी की तो गाड़ी यहीं उनका ट्रक और कार वाला पूरी स्पीड से भी घुमा देता है। हाँ, सर आवाज भी करता है। कभी सड़क को देखा है करते हुए मोड़ रहा हूँ, आवाज आ रही है? हमेशा कार वाला ही बदमाशी करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है एक तो बहुत नीचे होता है क्योंकि उसकी हाइट कम होती है और बॉडी का डिजाइन भी ऐसे किया जाता है कि बिल्कुल एकदम ग्राउंड के करीब होता है उसका सेंटर ऑफ मास भी, या ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो इस वजह से वो घूम जाता है आसानी से। लेकिन इसको अगर आपने उसका उतना फास्ट घुमाया उतना फास्ट किया, उसका चौथाई भी घुमा दिया, तो ये ट्रक जो है जो पूरा भरा हुआ है बोरियों से, ये टॉपल कर जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये मेरा ट्रक है। ठीक है, और ये मेरा बॉक्स है। सीख ही होगा यार, वही तो कहूँ। मैं सोच रहा हूँ अपनी इंग्लिश जो है वो डिजाइन कर लूँ। चलिए, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लेंगे ना आप लोग? बोलिए, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस वाले फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये परपेंडिकुलर है, और इस वाले फोर्स का ये वाला होगा। ठीक है, इसकी वजह से देखिए आर इधर, इधर देखिए दोनों लोग पीछे, आर इधर, फोर्स नीचे, mg तो किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। और यहाँ पर भी आर ऊपर, फोर्स इधर, ऐसे ये भी अंदर, दोनों टॉपल करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी टॉर्क कहाँ लग रहा है? इनसाइड, और इसकी वजह से टॉर्क कहाँ लग रहा है? अब ये आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए। चले एक क्वेश्चन किया जाए इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं। एक प्रिज्म है मेरे पास, ये रहा। ये प्रिज्म है। ओके, चलिए, और ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल होगा तो एंगल सारे कितने के होंगे? उसके 60 डिग्री के होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इस पे एक फोर्स लगा देता हूं मैं, ऊपर ये फोर्स लगा दिया, फोर्स लग गया, इसका मास m है। बनाइए डायग्राम, बनाइए जल्दी से। नीडेड फॉर टॉपलिंग द प्रिज्म, required to topple the prism। हो गया? बताइए जल्दी से करके।
शुरू करिए। तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये फोर्स इसको इधर घुमाएगा। तो बोलिए। साइड ए दी हुई है, ठीक है, साइड हमें ए दी हुई है, इक्विलेटरल है, ए दी हुई। तो ये बताइए कि यहां पर जब फोर्स लगेगा इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो ये वाला जो हमारा mg फोर्स लग रहा है, ये mg ऐसे नीचे लगेगा और ऊपर वाला फोर्स ये लगेगा। तो इसका ये फोर्स लग रहा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। और इसका ये हो गया। तो ये जो mg फोर्स है ये नीचे लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे है, तो इसका टॉर्क बाहर की तरफ लगेगा। ये टॉर्क इसका बाहर की तरफ है। इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर की तरफ, फोर्स ऐसे यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, इसको T1 मान लेता हूं, इसको T2 मान लेता हूं। When T1 is equal to T2, वही तो कंडीशन होगी टॉपल होने की। बस अगर उस कंडीशन पे किसी हवा मच्छर भी आकर के बैठ जाएगा तो गिर जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो यही कंडीशन जो है, इसमें जो फोर्स आएगा वो हमारा हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बताओ कितना आएगा। बोलिए। चलिए mg के लिए निकालते हैं। तो mg फोर्स है, तो ये तो mg हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए a/2। वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल, ठीक है, ये हो गया। 90 डिग्री एंगल है, इसलिए साइन थीटा में पहले ही साइन वो न बंद करके चल रहा हूं। टॉर्क के फॉर्मूले में ये आता है ना, या तो R क्रॉस F होता है, ठीक है, या फिर R मैग्नीट्यूड रखिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड रखिए और दोनों के बीच का एंगल रखिए। तो मैं दोनों के बीच का एंगल मुझे दिख रहा है साफ साफ के 90 डिग्री है हर जगह पर, तो इसलिए मैं ये वाले फॉर्मूले में सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड रख रहा हूं, एंगल को हटा दे रहा हूं, है। अब इस वाले में आइए, R की वैल्यू बताइए ये कितनी है। ये इस ट्राइंगल का या प्रिज्म की हाइट ही तो है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा? ये सामने वाली यही हाइट तो इसके बराबर है, हैं? और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये हो गया। ये एंगल 60 डिग्री है, ये A है, ये a/2 है, तो ये निकल जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं? साइन वाला लगा दो। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A, तो P इज इक्वल टू A साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये इसका आंसर आ गया, √3/2 A। बोलो आया नहीं आया? ये वाला डिस्टेंस मेरा h जो है क्या हो गया? √3/2a। तो बस ये यहाँ पे लग दिए, तो √3/2a इंटू 4, ये हो गया। तो निकाल लीजिए, a से a कट गया
और 2 से 2 कट गया तो फोर्स इज इक्वल टू क्या बचा, mg/√3। जितना वजन है उसका √3 से उसको डिवाइड करेंगे, उतना फोर्स चाहिए हमको टॉपल करने के लिए। हो गया? हाँ, चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो रोटेशनल मोशन में कैसे लगाते हैं। तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था बताइए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू dp/dt। ये होता है ना, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। भूल गए क्या? और P को मैं क्या लिख सकता हूं, P को मैं लिख सकता हूं m इंटू वी डिवाइडेड बाय dt। बोलिए। और अगर मेरा मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा हो तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, m dv/dt प्लस v dm/dt। प्रोडक्ट रूल लगता है जब दोनों वेरिएबल होते हैं तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में। मान लिए दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या करूंगा, पहले दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट करके बाहर रख लीजिए, बाकी dy/dt कर दिए, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उस बार उसको कांस्टेंट कर दिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिए। ये तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का, अगर दोनों चीजें वेरिएबल हो। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं। लेकिन हम लोग जनरली जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं कि ज्यादातर हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर मास कांस्टेंट रहता है। मास कहाँ चेंज कराते हैं हम लोग, मास कांस्टेंट रहता है। तो मास अगर कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो बताइए dm/dt क्या हो जाएगा, फिर 0। तो जब मास कांस्टेंट हो तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, 0। कोई चेंज थोड़ी आएगा भाई, कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और हमें ये भी मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता ही है, तो ये 0 हो गया। तो यही फॉर्मूला बताइए क्या बन जाएगा, m dv/dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर तो 0 हो गया dm/dt है। और यही चीज हमने क्या पढ़ी है, dv/dt क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब मास कांस्टेंट होता है। ये पूरा जो है पुराना रिवाइज करवा दिया, जल्दी जल्दी कर लिया सब चीज। और इसकी डेफिनेशन अगर हमसे कोई फोर्स की पूछे तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम ही तो है, मास इनटू वेलोसिटी।
हाँ भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलिए, ये हमने रिवाइज किया इसलिए कि रोटेशनल मोशन में क्या करें इसी फॉर्मूले का। तो देखिए, रोटेशनल मोशन में क्या करना है इसी फॉर्मूले का, ध्यान से। रोटेशनल मोशन में हम फोर्स भी वहां काम करता है, यहाँ पे टॉर्क काम करता है, क्योंकि रोटेट कराना है, ठीक है ना। तो रोटेट कराना है तो वही काम टॉर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग लीनियर मोमेंटम की जगह एक दूसरा मोमेंटम यूज करते हैं, जिसको हम लोग अच्छे से कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो, एल से कौन सा मोमेंटम रिप्रेजेंट होता है? इंदमाम कहाँ पढ़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंगुलर मोमेंटम। क्यों भाई फैज, याद है? ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे वहां पे P यूज होता है, यहाँ पे L, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताओ जल्दी से। R क्रॉस P। बोलो, यही होता है? नहीं याद है तो याद रख लीजिए। यहाँ पे फोर्स और लीनियर मोमेंटम आपस में रिलेटेड होते हैं, डायरेक्शन इनका। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको इसकी भी डेफिनेशन लिख ली है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये टॉर्क का दूसरा नाम है। चले, वेरी गुड। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला आया F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है उसको लिख लीजिए। वो बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क। ठीक है, काफी ज्यादा आपस में इनके अंदर सिमिलरिटी है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए, हो गया। अब देखिए, इसका हम लोग यूज करते हैं। सपोज मेरे पास एक डिस्क है, ये मैंने डिस्क ले ली। तो बॉल बना रहा है। कलर चेंज हो गया। कलर फिल कर दीजिए इसको पूरे डिस्प्ले।
चलो बाहर इसको ले लेते हैं। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ सिलेक्ट हुआ? अच्छा वहां आ गया। ओहो दैट्स गुड। तो इधर आ जाओ। ये हमारी एक डिस्क है, ठीक है। हाँ सब चीज सीखनी चाहिए ना। चलो लोड भी नहीं पड़ेगा इससे आप लोगों को। बहुत मुश्किल चीजें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन। क्या है ये? डिस्क। दिस इज डिस्क। इसका रेडियस है 1 मीटर। 1 मीटर इसका रेडियस है। 50 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। मास इसका ले लीजिए 5 kg। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा ये यहाँ से जो है ये भी ध्यान रखना है। ये यहाँ से वो देखा है, ये यहाँ से पाइवोट है तो ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है ना। यानी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में पास होता है। अल्फा बताइए क्या होगा? मैंने लिखा डिस्क, मैंने सब बना दिए के गड़े। यहाँ पे हमने टॉर्क की वैल्यू 50 पुट करके 20 सेकंड वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। तो क्या चीज? टॉर्क की मतलब टॉर्क फोर्स है यहाँ पे 50 न्यूटन दे रखा है फोर्स, हमने उसको उसके इक्वल रख के और अल्फा इंटू आई करके निकाल दी तो भी 20 आया। तो मेथड ठीक है कि गलत है? ये जो हमने किया इसको वो तो आपका है, मेरा नहीं। हाँ क्या? तो आपने इसमें क्या डिफरेंट किया ये बताइए। टॉर्क की खुद से 50 रख दिया ना, वो हर टाइम थोड़ी 50 होगा, इसलिए पूछ रही हूँ सही है कि नहीं। क्या हर टाइम? फॉर्मूला ये है ना, आई इंटू टॉर्क इक्वल्स टॉर्क हमने 50 मान लिया यहाँ पे। क्यों 50 क्यों माना टॉर्क? आप टॉर्क 50 कैसे मान सकते हैं ये फोर्स है, टॉर्क एक फोर्स है। फोर्स है, टॉर्क एक फोर्स है, लेकिन वो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करती है तब आता है ना। चलिए ऐसा करिए, इस रेडियस को मैं मान लेता हूँ 2 मीटर। अब की बार मैंने रेडियस 2 मीटर मान लिया। चलो हाँ भाई ये रेडियस मैंने 2 मीटर माना, अब निकालना जरा क्या आंसर आएगा। जल्दी से इसी क्वेश्चन करिए, 2 मीटर निकाल। करिए
या ऐसा करता हूँ, एक अलग क्वेश्चन ही बना देता हूँ। चलिए, ये रिंग है और इस पे फोर्स 50 न्यूटन का ही लग रहा है, 50 न्यूटन। मास उसका 5 kg है। ये सेंटर है, इसका रेडियस है 2 मीटर। चलो, इसका अल्फा बताइए, अल्फा बताइए इसका। हो गया? बोलिए। पहले हम टॉर्क किससे निकालेंगे? R इंटू एफ क्रॉस एफ साइन थीटा वाले फॉर्मूले से। R कितना है 2, फोर्स कितना है 50, साइन थीटा कितना है 90, तो ये हो गया 100। बोलिए, ठीक है। दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है? I इंटू एल्फा, फिर से एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से ही पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर इंटू एल्फा। m कितना है 5, r कितना है 2, 2 का स्क्वायर इंटू एल्फा, तो ये कितना हो गया 4, 4 पंजे 20, 20 एल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, 100 इज इक्वल टू 20। सेंटर से पास होता है तो डिस्क नहीं है बेटा, ये रिंग है इस बार। हाँ, ये रिंग। डिस्क के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ी थी कि इसके अंदर भी मास दिखाई दे, ठीक है। ये रिंग, तो रिंग का MR स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 20 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। हाँ, फोर्स की वैल्यू रख करके नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वही रॉड है कल वाली, और इसको यहाँ से हिंज कर दिया है। ठीक है। ये रस्सी से यहाँ बांध दी है। ओके, लेंथ 10 मीटर, मास 10 kg, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
इस बार क्या किया है, बनाइए डायग्राम बनाइए। इसमें हम लोग सब निकाल चुके हैं, टेंशन भी निकाल चुके हैं और हाँ टेंशन निकाल दिया। अब की बार कह रहा रिएक्शन फोर्स निकालिए एट द टाइम, एट द इंस्टेंट व्हेन स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को काटा उस वक्त क्या बताना है, उस वक्त आपको रिएक्शन फोर्स बताना है, RX RY। काटने के टाइम चलो काटना हो गया। ये टेंशन कितनी आई थी स्ट्रिंग में हम लोगों ने जो कैलकुलेट की थी, याद है किसी की? काटने से पहले
50 न्यूटन। बोलो 50 आई थी, चेक करिए। और जब मैंने कट किया, जस्ट आफ्टर कटिंग यानी टाइम t इज इक्वल टू 0। मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये हो गया मेरा। तो बताइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसमें। एक यहाँ से रिएक्शन फोर्स लग रहा है RY, यहाँ पे mg लग रहा है। mg कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। 10 मास 10 है इंटू जी 100 हो गया। ये वाला कितना लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इसको कल करेंगे, और इधर RX भी लगेगा, ठीक है। आज हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए केमिस्ट्री निकाल लीजिए। आपने क्या निकाला? कौन सा टॉपिक रह गया हमारा हाइड्रोकार्बन? से बता रही Solvers and human projections, conformations, alkanes. Alkanes में conformations, solvers and human projection, ethane का, और ozonolysis alkenes में, और polymerization। ठीक है, तो मैंने ये तो कहा कि चैप्टर खत्म हो गया, क्या मैंने कहा था ये बात? तो मैंने कहा नहीं, फिर कैसे बाकी है और तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पढ़ा है, ठीक है। उसके अंदर मार्कोनिकॉफ एडिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और उसका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्या था कि ये कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है ना। और जहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पे हमको रीअरेंजमेंट भी देखना होगा।